हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है। पार्ट 2 आईसीटी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो बच गया था पोर्शन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वो हम कवर करने जा रहे हैं इसमें। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। दैन इंटरनेट ऑफ थिंग भी पढ़ लिया, ये होगा बेनिफिट ऑफ थिंग, मेटावर्स पढ़ चुके हैं, पीएम वानी पढ़ चुके हैं, डार्कनेट पढ़ चुके हैं, ये सब वाईफाई सुपर कंप्यूटर ये सब पढ़ लिया था, प्रिंटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग से। कंप्यूटिंग क्या होती है, ये सब कुछ क्या होता है। सो हमने पहले क्या देखा, कंप्यूटर बने। कंप्यूटर से हम किस पे गए, सुपर कंप्यूटर में, जिनकी सुपर कंप्यूटर की पावर जो इनसे बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा होगी। फिर सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा सिस्टम हमें बनाना है, तो वो बेस्ट होगा क्वांटम कंप्यूटर्स जो होंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स। तो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो कैसे बनाए गए हैं। क्वांटम साइंस होती है, क्वांटम साइंस, इसके प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हमने क्या है, क्वांटम कंप्यूटर बनाए हैं। ठीक, इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग इज एरिया ऑफ स्टडी फोकस ऑन डेवलपिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ठीक, तो क्वांटम थ्योरी के अंदर क्या है, नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं वो 1 और 0 इन 2 बिट्स के बीच में सेव करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर 1 और 0 के फॉर्म में सेव होती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में के अंदर हम इंफॉर्मेशन है वो क्यूबिट्स में स्टोर करते हैं, क्यूबिट्स। तो नॉर्मल में बिट्स हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, क्यूबिट्स क्वांटम बिट्स में। तो क्वांटम बिट्स है वो क्या है, एक टाइम पे 0 भी हो सकता है और एक टाइम पे 1 भी हो सकता है। तो एक ही टाइम पे वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसको क्वांटम पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है ये, जिसमें ये दोनों स्टेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन को दोनों स्टेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं 0 और 1 की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन बोलते हैं, सुपर पोजिशन। तो क्वांटम साइंस की एक प्रॉपर्टी है सुपरपोजिशन, जो कि यूज की जाती है क्वांटम कंप्यूटर बनाने में। तो सुपरपोजिशन में क्या होगा, 0 और 1, एक बिट है वो 0 में भी रह सकती है और 1 में भी रह सकती है। ठीक, 0 में भी और 1 में भी। जैसे कि हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड पे बटन लगा होता है, ठीक है, बोर्ड पे बटन लगा होता है, वो या तो ऑन होता है या फिर वो ऑफ होता है। इन दोनों के बीच में कर दें तो वो ना तो ऑन होगा ना ऑफ होगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑन भी हो ऑफ भी हो, उसमें दोनों कंडीशन में हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, सुपर पोजीशन बोल रहे हैं 1 और 0 का। तो ये हो गया इससे। ठीक, क्वांटम बिट्स के बारे में हमने देख लिया, ये इसने देख लिया। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर, तो क्वांटम कंप्यूटर होगा वो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो क्यूबिट्स कैन रिप्रेजेंट एटम, आयन, फोटोन, इन सब को रिप्रेजेंट कर सकती है। अभी जो है ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी में, ये नहीं, क्रिप्टोग्राफी कहाँ से आ गई, हाँ, ये सुपरपोजिशन हो गया। ठीक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हुए हमने क्वांटम कंप्यूटर बना लिए। क्वांटम कंप्यूटर बना लिए तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइम ऑफ फास्ट होंगे सुपर कंप्यूटर्स में। तो जो एक सुपर कंप्यूटर को करने के लिए 2 लाख साल का टाइम लगता है, एक नॉर्मल सुपर कंप्यूटर को काम करने के लिए 2 लाख साल का टाइम लगता है। तो वो एक क्वांटम कंप्यूटर है ना, एक क्वांटम कंप्यूटर वो काम कर सकता है 2 सेकंड में, चुटकी बजाते ही वो काम कर देगा। यानी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर को 2 लाख साल का टाइम लगा, तो उसको क्वांटम कंप्यूटर चुटकी बजाते ही यानी कि 2 सेकंड में सोल्व कर लिया। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन अचीव कर ली उसने, तब उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ क्वांटम सुपरमेसी की कंडीशन बोलते हैं, क्वांटम सुपरमेसी। यानी कि क्वांटम वाला क्या है, सुप्रीम है,
क्वांटम वाला ही क्या है, पुष्पराज है। तो क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, उस कंडीशन को जहाँ पे वो प्रॉब्लम सोल्व कर लेगा बहुत जल्दी से, उसको हम क्वांटम सुपरमेसी बोलते हैं। क्वांटम सुपरमेसी पहले न्यूज़ में रहा था क्योंकि गूगल ने एक कंप्यूटर बनाया था, गूगल का कंप्यूटर था क्वांटम कंप्यूटर। इसको उड़ा देते हैं हम। गूगल का कंप्यूटर था एक, गूगल का कंप्यूटर है सिनकामोर, सिनकामोर, जिसने क्वांटम सुपरमेसी अचीव कर ली थी। तो हम देख चुके हैं क्वांटम सुपरमेसी क्या कंडीशन, वह कंडीशन जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर जो नॉर्मल कंप्यूटर को टाइम लगता है 2 लाख साल का, वो 2 सेकंड में सोल्व कर देगी प्रॉब्लम, उस कंडीशन को क्वांटम सुपरमेसी बोलेंगे। ठीक, ये सारी बातें हम देख ली। तो गवर्नमेंट ने बजट 2020 के अंदर नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस लॉन्च किया था क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए इंडिया के अंदर। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा था, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स तो वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये गवर्नमेंट का मिशन है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये लॉन्च किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पहले से हमारा जो 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिशन है, इसका नाम क्या है, QUST क्वेस्ट, ये अलग है, ये क्वेस्ट अलग है, या इसका ध्यान रखना, QUST है ये, ठीक है। दूसरा एक और आएगा आगे। तो ये क्वेस्ट क्या है, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिशन था, प्रोग्राम था जो लॉन्च किया था, उसके अंदर भी क्वांटम कंप्यूटर बनाने के बारे में बात कर रहे थे। क्वांटम इनेबल्ड, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 2018 में लॉन्च किया था। अभी इंडिया के पास कोई भी क्वांटम सुपर कंप्यूटर नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी सुपर कंप्यूटर, क्वांटम सुपर कंप्यूटर। कंपनियां कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं। दैन अगला टॉपिक हमारा क्या था, गवर्नमेंट ने 2020 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ रुपये अलोकेट किए हैं, 8,000 करोड़ रुपीज़, तो क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए, क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप किया जाएगा। तो उसके अंदर हम साइंस को, रिसर्च को करेंगे, उससे कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए जो सारा काम होता है वो सारा काम करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, बहुत सारे जितने भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है उसका वहाँ यूज़ हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर का यूज़ आपको पता ही होगा। तो इसका जो है फंड, इस फंड के अंदर, इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब कुछ बढ़ावा दिया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाएगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके अंदर बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ये 5 साल के लिए ये मिशन था, 5 ईयर मिशन है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एरिया ऑफ फोकस विल बी द फंडामेंटल साइंस, ट्रांसलेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स जनरेशन, इनोवेशन, ये सब कुछ दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हो रोक के। इंपॉर्टेंट बातें इतनी ही थी। देन आगे दिखा हुआ है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या बला होती है। अब सुपरपोजिशन हमने देख लिया। देन एक चीज़ होती है एंटेंगलमेंट, एंटेंगलमेंट ये क्या होता है, एंटेंगलमेंट, ये कंसेप्ट देखते हैं किसका, एंटेंगलमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि ये 1 में है तो ये 0 में हो जाएगा, ये 0 में है तो ये 1 में हो जाएगा, ठीक। तो उनको ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये एक दूसरे से कभी एक को चेंज करोगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है, कनेक्ट कर दिया, इनको मंत्र मार के इनको कनेक्ट कर दिया, फिर एक को चेंज करोगे तो दूसरा इसमें चेंज हो जाएगा, दूसरे में चेंज आएगा। फिर हम इसको कहीं पे भी ले जाओ, फिर हम इसको 10 किलोमीटर पे ले गए तो भी दोनों की कंडीशन, ये 1 में था तो ये 0 में ही रहेगा। फिर हम इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएंगे तब भी ये 1 में रहेगा, फिर ये भी 0 में रहेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एंटेंगलमेंट। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट के अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड होते हैं, जहाँ पे
एक बार एंटेंगल्ड हो गए तो फिर उसके बाद में इसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। कितनी दूर ले जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब हम चेंज करेंगे तो दोनों ही चेंज होंगे। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट, सुपर एटॉमिक पार्टिकल्स बिकम एंटेंगल्ड और लिंक्ड इन सच ए वे दैट एनी चेंजेस इन वन डिस्टर्ब द अदर इवन इफ बोथ आर अपोजिट एंड ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि धरती के दोनों कोने पे भी होंगे, तो एक को चेंज कर रहे हैं हम तो दूसरा चेंज हो जाएगा। दो पार्टिकल ए एंड बी थे जो एंटेंगल्ड हो गए, तो यदि मैंने एक को चेंज किया तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो जो इन्फॉर्मेशन होगी, हम जो क्वांटम कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन भेजेंगे या फिर क्वांटम से कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, क्वांटम कम्युनिकेशन, जो क्वांटम कम्युनिकेशन होगा उनमें जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, उनमें जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी वो क्यूबिट से भेजी जाएगी। तो क्यूबिट्स है वो एंटेंगल्ड होते हैं, तो उनमें से यदि हमने एक को भी चेंज किया तो दूसरे में हमें पता चल जाएगा कि कुछ चेंज हुआ है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन में, जैसे कि एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाएगा। एनक्रिप्शन में फिर हम इसको कोड करेंगे, कोडिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो एनक्रिप्शन में फिर एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो अभी पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं कि एक चाइना का जो सैटेलाइट है मीशियस, चाइना का मीशियस क्या है? चाइना का सैटेलाइट है जिसका नाम है, दूसरा नाम है क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल, चाइना का है। तो इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम इनेबल सैटेलाइट हो गया है। ये जो क्वांटम कम्युनिकेशन करने वाला सैटेलाइट हो गया है, ये क्वांटम इनेबल सैटेलाइट मीशियस हो गया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट 2016 में हो गया था ये। ठीक, तो अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी टेक्निक होती है दैट अलाउ फॉर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज़ फॉर इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग ए मैसेज। तो मैसेज भेजने के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है, मैसेज भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए। ठीक है, मैसेज सेंड करने के लिए कैसा सिक्योर मैसेज हो जो कि एनक्रिप्टेड होगा। तो अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो क्या होती है? एक तो पब्लिक की टेक्नोलॉजी होती है, दूसरी प्राइवेट की वाली टेक्नोलॉजी होती है। पब्लिक की में क्या होता है, वो सबको दे देते हैं, पब्लिक की जनता के पास रहेगी, ये जनता के पास है। और प्राइवेट की है जो यूज़र के पास होगी, जो इन्फॉर्मेशन देना होगा। जैसे कि मैं लेक्चर बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो प्राइवेट की मेरे पास है और आपके पास उस यूट्यूब का लिंक आया है, यूट्यूब वीडियो का, तो आप देख रहे हो, तो उसके पास आप लिंक है, वो क्या काम कर रहा है, वो एक पब्लिक की तरह काम कर रहा है। और प्राइवेट की मेरे पास हो जाएगी। इसी तरह से हम व्हाट्सएप में क्या है, मैसेज भेजते हैं, तो सेंडर है, ए बी को मैसेज भेज रहा है, तो ए के पास क्या है, एक अलग की है, ए और बी के पास, दोनों के पास की रहेगी इसमें। तो ए और बी की जब की मैच हो जाएगी तब हम इसमें मैसेज वो रीड किया जा सकता है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में को यूज किया जाएगा एनक्रिप्टेड मैसेज भेजने के लिए। ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये जो इसमें है हमारी जो इस इफेक्ट में देश है कि ये प्राइवेट की यदि कोई चोरी कर ले तो हमारा जो मैसेज है वो क्या है, सेंडर से रिसीवर के बीच में जो मैसेज आ रहा है, सेंडर से रिसीवर के बीच में, तो वो उसको हमें बीच में ही रास्ते में चोरी कर सकते हैं, तो वो हमारा इंट्रूड हो जाएगा, तो मैसेज हमारा इंट्रूड हो जाएगा। जबकि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, वो क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, इन दोनों को ए और बी को क्या कर दिया जाएगा, एंटेंगल्ड कर दिया जाएगा। ए और बी के बीच में इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, तो मैं ए और बी को एंटेंगल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन किस भी 0 और 1 के बिट्स की फॉर्म में होगी। यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी, तो जैसे ही इंट्रूडर इसमें आया, इंट्रूडर यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लेने की, चुराने की कोशिश की, तो जो इन्फॉर्मेशन थी 0 और 1 की फॉर्म में थी, तो वो क्या है, वो चेंज हो जाएगी, वो तुरंत क्या है, चेंज हो जाएगी। तो जो बी के पास पहुँचेगी इन्फॉर्मेशन वो कुछ अलग होगी, तो हमें पता चल जाएगा, वो मैच नहीं करेगी।
इन दोनों की के साथ मैच नहीं करेगी और बी का हमें पता चल जाएगा कि किसी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे डेटा को थेफ्ट होने से बचाया जा सकता है। देन क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम मेट्रोलॉजी, ये तो कुछ है नहीं। क्वांटम मेट्रोलॉजी का यूज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, सबमेरीन्स मैनेजमेंट, इन सब से क्वांटम जो कंप्यूटर के नॉर्मल एप्लीकेशन है वो उसका यूज़ किया जा सकता है इसी में। दैन क्वांटम सुपरमेसी हम पढ़ चुके हैं कि गूगल ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया था वो उसकी हो गई थी। दैन एज कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग क्या होती है? नॉर्मल में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स का। इंटरनेट पे क्या है? इंटरनेट पे क्लाउड होता है। बहुत सारे इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, ए बी सी, बहुत सारे जो आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट पे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि हम इंटरनेट पे ही कंप्यूटिंग कर रहे हैं। और एज कंप्यूटिंग में क्या होता है? एज कंप्यूटिंग पे हम एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ही उसको कंप्यूटिंग को कर ले जाएंगे। इस क्लाउड के एज पे ही हम क्या है कंप्यूटिंग कर लेंगे। तो वो डेटा हमको पूरे क्लाउड पे नहीं भेजना पड़ेगा। क्लाउड पे एक बार डेटा चला गया तो वो पब्लिक डेटा हो जाएगा, तो उसकी रिस्क रहेगा चोरी करने का या फिर डेटा थेफ्ट होने का। तो एज कंप्यूटिंग क्या है? ये एक एज पे ही, क्लाउड के एज पे ही कंप्यूटिंग है। तो इट इनेबल द डेटा टू बी एनालाइज्ड, प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट एट द एज ऑफ द नेटवर्क, जिससे कम डेटा हम भेज पाएँ। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग मान लो एक वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, पूरा संसार है, ग्लोब या वर्ल्ड, जिसमें डेटा आ रहा है। ठीक, एज कंप्यूटिंग क्या हो जाएगी? इंडिया के अंदर ही मैं जो इंडिया का डाटा है वो मैं प्रोसेस कर लूँ, तो वो एज ए टाइप ऑफ, मैं कह रहा हूँ कि वो एज कंप्यूटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था इसी का, एज कंप्यूटिंग का। फिर हमारा जो टॉपिक अगला है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और RFID टेक्नोलॉजी है। तो ये क्यों न्यूज़ में है? ये हम जो RFID टैग लगे होते हैं नेशनल हाईवे पे, जो गाड़ियाँ चलती है उन पे टैग लगा होता है ना, उसी के लिए है। तो RFID टेक्नोलॉजी क्या होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि इसके अंदर दो कम पार्ट होते हैं, एक टैग होता है, एक रीडर होता है। एक टैग होता है, एक रीडर होता है। तो रीडर इज अ डिवाइस दैट हैज़ वन और मोर एंटीना। तो रीडर में क्या होती है? एंटीनाज लगी होती है जो कि सिग्नल भेजती है, जो कि सिग्नल भेजती है। रीडर में एक एंटीना लगी होती है जिससे सिग्नल जाता है। ठीक है, और टैग में क्या होता है? टैग में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें फास्ट टैग का। फास्ट टैग के अंदर क्या होती है? फास्ट टैग के अंदर क्या होती है? व्हीकल की इन्फॉर्मेशन होती है। मेरी कार की इन्फॉर्मेशन है फास्ट टैग के अंदर, तो कार का सारा नंबर है, चेसिस नंबर वगैरह वगैरह सारे डिटेल है वो कार की फास्ट टैग में होगी। ठीक, ओनरशिप डिटेल है वो सारा इसमें होती है। तो टैग में इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है फास्ट टैग में। और रीडर्स में एंटीना लगी होती है। तो जब इसको आगे देखते हैं, ठीक है, देखो इसमें ये कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होता है रीडर से। तो रीडर में एक एंटीना लगी होती है। एंटीना, ये टैग लगा होता है, मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है, ठीक है, मेरी कार पे लगा हुआ है टैग। तो जब मेरी कार इस वहाँ पे आ गई, नेशनल हाईवे टोल पे आ गई, तो इसमें क्या है? एंटीना से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो दैट इज़ मैग्नेटिक रेडिएशन में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में बोलता हूँ मैं। इसका ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। फिर टैग के अंदर क्या होता है? उससे क्या होता है? टैग के अंदर करंट जाएगा। कैसे? वहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड EMF, जिसके कारण करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जिससे जो एंटीना इससे इंफॉर्मेशन मांगेगा टैग से, वो इसको कम्युनिकेट हो जाएगी। ठीक, when the tag in the be in the magnetic field generated induced current to obtain the energy there send the coding information, जो कोड के अंदर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी वो एंटीना के पास आ जाएगी। एंटीना से फिर रीडर में जाएगी, रीडर से कंप्यूटर में जाएगी, कंप्यूटर फिर वहाँ से वो पैसे काट लेगा, डिजिटल वॉलेट में जो पैसे होते हैं वो सारे काट लेगा। ठीक, तो उस अकाउंट बंदे के पैसे वैसे कट गए। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो फास्टैग क्या है? फास्टैग है
वो वन नेशन वन फास्टैग पे काम कर रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है, इज ट्राइंग टू दिस। तो ये बेस्ड है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक पे बेस्ड है। तो इसके अंदर एक प्रीपेड और सेविंग वॉलेट लगा होता है, जिससे ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाता है। तो ये फास्टैग कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है वैलिड। इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। देन वाईफाई 6 क्या है? वाईफाई 6 क्या है? ये एक स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड हैं वाईफाई के जैसे IEEE स्टैंडर्ड होते हैं, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह से वाईफाई के स्टैंडर्ड हैं, ये वाईफाई 6 है, नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड है, उनको बोला गया है। इसका नाम, इसको AX वाईफाई भी बोलते हैं, AX वाईफाई, या फिर उसको 802.AX वाईफाई भी बोलते हैं। करंट जो स्टैंडर्ड है वो 810 AC वाला है, 802.11 AC, ये करंट वाईफाई स्टैंडर्ड है। और जो नेक्स्ट जनरेशन वाला स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? 802.11AX, ये नए स्टैंडर्ड है। ठीक है, वाईफाई के बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। AX वाईफाई क्या हो जाएगा फिर? ये नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई स्टैंडर्ड। ठीक, देन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। किसने लॉन्च की है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने लॉन्च की है। ठीक है, तो ये 2021 में लॉन्च की गई थी। इसके अंदर हम जो सैटेलाइट्स नेविगेशन होता है, सैटेलाइट नेविगेशन उसको प्रमोट करेंगे। ठीक, फ्री टू एयर टू सिग्नल बढ़ाया जाएगा। इसमें कॉम्पेटेबिलिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी, जैसे इंडिया का नाविक है जो हम पढ़ चुके हैं स्पेस वाले में, नाविक है, GPS है, उन दोनों की इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, गगन वगन सब कुछ को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के छोड़ देना। देन अगला जो हमारा टॉपिक है वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। तो नीति आयोग ने कहा था कि ओके द स्टडी ऑन फेशियल रिकॉग्निशन पे हुई थी, उसको ओके किया गया था। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है, NAFRS, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च किया है। कहाँ पे? एयरपोर्ट्स में लॉन्च किया गया है इसको। एंड ये जो है नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, पुलिस के द्वारा यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर हम फेस का यूज़ करते हुए फेशियल टेक्नोलॉजी का आइडेंटिफाई कर लेंगे लोगों को, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस यूज़ करेगी। एंड जो है इट विल बी इशूड बाय NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसमें डेटा सेव होगा, सब पर्सनस का फेशियल डाटा सेव होगा। उसे ये पुलिस है, कोई क्रिमिनल होगा तो उसका डाटा इससे डेटाबेस में मैच कराएगी, हो गया तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली किसने क्राइम किया है। दैन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये देखते हैं। तो जैसे हम घर का मैप बनवाते हैं, घर का नक्शा बनवाते हैं, तो उसमें अलग अलग जगह पे, यहाँ पे हमारा बाथरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ से सब कुछ होता है, उस मैप में दिखाया जाता है कहाँ पे बाथरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे मंदिर होगा, ये सारी बातें उसमें दिखाई जाती हैं। उसी तरह से हमारे फेस में क्या है, डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स होते हैं, 80 डिस्टिंग्विशेबल फीचर होते हैं जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जिस तरह से हम घर का मैप बनाते हैं, घर का मैप बनाते हैं, फिर बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या है कि हमारे ह्यूमन फेस का भी क्या है, एक मैप बनाते हैं जिसको बोलते हैं फेस प्रिंट बोलते हैं। वो फेस प्रिंट कैसे बनता है? फेस प्रिंट जो हमारे ह्यूमन पे 80 डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट हैं, 80 जो दिने अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे कि किसी का लिप्स बड़ा होता है, किसी का किसी का नाक बड़ा होता है, किसी का आइज़ के बीच में स्पेस कम होता है, उन सारों पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको मेज़र किया जाता है डिस्टेंस को, यूनिक फेशियल फीचर्स को। तो फिर उससे हम एक फेस प्रिंट बनाते हैं, उस फेस प्रिंट्स बना के उसके फेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, उसे न्यूमेरिकल कोड में एक सेव कर लेंगे, जो कि डेटा सेव हो जाएगा कंप्यूटर में डेटा के फॉर्म में। ठीक, फिर इसको ये बहुत सारे लोगों की स्कैनिंग करके हम फेस सेव कर लेंगे, तो फिर एक डेटाबेस बन जाएगा। डेटाबेस को फिर क्या है, जो डेटाबेस बन गया उसमें फिर हम जो क्रिमिनल होगा कोई, उसका मैच किया जाएगा, या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे एयरपोर्ट में फेस को देखते ही आपको आइडेंटिफाई कर ले जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, कौन सा आपको कंट्री को जाना है, सारा इन्फॉर्मेशन उसी में स्टोर हो जाएगी सब कुछ। तो ये सारा हमारा फेशियल था। अभी जो सिस्टम था, इसके एप्लीकेशन किस में हो सकते हैं?
चेक पॉइंट एंट्री में हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्राइम में है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कंसर्न क्या है, प्राइवेसी से हमारा प्राइवेसी है, दैन डाटा प्रोटेक्शन है, दैन मास सर्विलेंस का यूज किया जा सकता है, इसको सर्विलेंस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, आइडेंटिफाई करने के लिए एनिमीज़ को टारगेट भी किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक्स होते हैं। जैसे बिहेवियरल मैट्रिक्स में टाइपिंग टेक्स्ट होता है, जिसमें से टाइपिंग का एक पैटर्न होता है हर एक बंदे का, वो देखते हैं। नेविगेशन स्टाइल में कैसे बंदा जा रहा है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हुआ जा रहा है, उसको देखते हैं। इंटरेक्शन स्टाइल, फिजिकल स्टाइल्स हो जाएंगे। फिर हम दूसरा है सिग्नेचर है, फेस रिकॉग्निशन है, आई स्कैनर है, वॉइस रिकॉग्निशन है, ये सब यूज़ करते हैं। फिर केमिकल जो बायोमेट्रिक्स है उसके अंदर हम डीएनए यूज़ करते हैं, हर एक बंदे का डीएनए अलग होता है। दैन फिंगरप्रिंट में हम क्या यूज़ करते हैं, फिंगरप्रिंट में हर एक बंदे का यूनिक लूप्स होते हैं उंगलियों पे, तो उसको अलग डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन में हर एक बंदे की अलग अलग वॉइस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर एक बंदे का वोकल कॉर्ड अलग होता है, उसकी नोज़ की, माउथ की, सारों की अलग होती है, जिससे जो साउंड की टोन और पिच होती है वो अलग अलग हो जाती है। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। रेटिना स्कैन में हम क्या करते हैं, जो आइज़ के अंदर डीप में वेंस होती है, कैपिलरी होती है, उनको हर एक बंदे के आई की कैपिलरी अलग अलग होती है, तो उसको कंपेयर किया जाता है। की स्ट्रोक डायनामिक्स में इसमें क्या होता है, आपको कीबोर्ड पे टाइप करवाया जाएगा, कीबोर्ड पे हर एक बंदे का अलग अलग पैटर्न होता है, उस हिसाब से कंपेयर किया जाता है, मैच किया जाता है। अभी जो टेक अगला टॉपिक है वो IPv6 है। जिस प्रकार हर एक घर का एक एड्रेस होता है, घर का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, उसी प्रकार हर एक डिवाइस का एक एड्रेस होता है, डिजिटल एड्रेस। डिजिटल एड्रेस जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP बोलते हैं, IP, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, हर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है जो नेटवर्क से कनेक्ट होती है। तो IP में हम एड्रेस देते हैं, तो हम पहले हम IPv4 सिस्टम यूज़ किया करते थे, अभी हम IPv6 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि IPv4 में एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा को ही डिवाइसेस को हम रिकॉग्नाइज कर पाए थे, स्टैंडर्ड दे पाए थे। जैसे कि हम पहले 8 नंबर का मोबाइल आता था, फिर 10 का आने लगा, फिर अभी 11 का आने लग रहा है। तो इसी तरह से IPv6 आएगा। जितने ज़्यादा हमारे हर एक बंदे के पास 2-2 3-3 फ़ोन हैं, डिवाइसेस हैं, बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी डिवाइसेस हो गई हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एक IP एड्रेस देना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो उससे हम IPv4 से हम जा रहे हैं IPv6 सिस्टम की तरह। IPv4 था वो 32 बिट सिस्टम था, 32 बिट सिस्टम था, जबकि IPv6 होगा वो 128 बिट सिस्टम होगा। और इसके अंदर IPv6 के अंदर हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ किया जाएगा। IPv4 के अंदर था वो डेसिमल सिस्टम यूज़ किया जाता था, न्यूमेरिकल डेसिमल सिस्टम यूज़ किया जाता था, जिसके कारण इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एड्रेस थे, 2 की पावर 32 ही थे। अब इसमें 2 की पावर 128 बहुत सारे एड्रेस होंगे इसमें, तो देख सकते हो आप बहुत सारे हैं। ये 98 में आया था IPv6, और IPv4 1991 में आया था। दैन इसमें ऑटो कन्फिगरेशन हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें इसमें दी हुई है, ये देख लो। तो ये एड्रेस है, जो बेसिक बात थी वो बता दी थी। दैन इन फ्लाइट वाईफाई है, तो फ्लाइट में हम टेलीकॉम ने अप्रूव कर दिया था कि फ़्लाइट में हम वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मोबाइल नहीं यूज़ किया जाता था, अभी इसको अलाउ कर दिया गया है कि वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक एयरप्लेन के अंदर वाईफाई का कैसे यूज़ कर सकता है एरोप्लेन, ये एरोप्लेन जा रहा है तो ये वाईफाई का कैसे यूज़ कर सकता है। एक तो क्या हो सकता है कि वो सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट हो, तो उससे सीधा इसमें एक एंटीना लगी हो, एंटीना लगी हो, वो सीधा कैप्चर कर ले सैटेलाइट से। दूसरा क्या है कि वो ग्राउंड से, ग्राउंड पे एंटीना लगी है वहाँ से ले, ग्राउंड पे एंटीना लगी है वहाँ से ये वाईफाई कनेक्ट कर ले। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी एंड सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट हम पढ़ चुके हैं, उसी का एग्जांपल है ये, ठीक है। तो इसमें यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें एंटीना की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अभी सारी फ्लाइट्स इसमें शिफ्ट नहीं हुई है। NS ये है, अगला टॉपिक है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया था, स्टैंड अप इंडिया मिशन लॉन्च किया था, उसी लिए एक गवर्नमेंट ने स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी। इसको हेड कौन करेगा, कॉमर्स मिनिस्टर हेड करेगी इसको, कॉमर्स मिनिस्टर, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हेड करेगा। ये 28 इसके अंदर बॉडीज़
नंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रहेंगे, कौन कौन, मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ के बंदे रहेंगे और नॉन ऑफिशियल मेंबर भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। तो इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे हम इसके अंदर। अगला सिस्टम है वो पेगासस स्पाईवेयर है। पेगासस स्पाईवेयर, तो हम जानते हैं कि पेगासस यूज़ किया गया था स्पाई करने के लिए बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे जर्नलिस्ट पे इंडिया के अंदर। तो ये कौन बनाता है, एनएसओ ग्रुप बनाता है। एनएसओ इजराइल का एक ग्रुप है, इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल का, जो इसको पेगासस को बनाता है और वो गवर्नमेंट को ही बेचता है। तो ये इंडिया के अंदर यूज़ किया गया था पर गवर्नमेंट मुकर गई थी कि यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें यूज़ क्या क्या है, ये जो सिस्टम है पेगासस है वो एक 0 डे एक्सप्लॉइट्स होता है। 0 डे एक्सप्लॉइट एक ऐसी वुलनरेबिलिटी है कंप्यूटर्स के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर ऐसी वुलनरेबिलिटी है जिसको हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं क्या है। तो उसको एक्सप्लॉइट करता है ये पेगासस। उसने ये सीक्रेट नहीं बताया अभी तक, उसको आइडेंटिफाई कर लिए तो इसका कोई फिक्स भी नहीं है, नो फिक्स, इसका फिक्स नहीं है। तो इसको लिए वो आपको जरूरत कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुरंत आपको अपने आप ही हैक कर लेगा वो सिस्टम आपका। तो उसको जो वुलनरेबिलिटी को बोला गया है 0 डे एक्सप्लॉइट। जीरो पूछा क्वेश्चन कैसे आएगा, द टर्म 0 डे एक्सप्लॉइट्स वाज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर पेगासस से आ जाएगा, पेगासस इज व्हाट। दैन एक यूटिलिटी क्वांटम सैटेलाइट यूज किया गया था, क्वांटम सैटेलाइट हम पढ़ चुके हैं। ये यूटिलिटी क्वांटम सैटेलाइट कौन बना रहा है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस एयरबस ने मिलकर बनाया है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो इसको क्या है, ये फुल्ली इसको स्पेस में भी हम इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल फुल्ली रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट होगा, ठीक, जिसको यूज़ किया जाएगा। क्वांटम सैटेलाइट हम देख चुके हैं, इसके अंदर हम रियल टाइम में इसको चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। फिर प्रोजेक्ट लून है, प्रोजेक्ट लून किसका है, गूगल का है, गूगल का है। तो ये भी इंटरनेट के लिए, इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए था। तो फेसबुक का कैसा था, फेसबुक का था एक फ्री बेसिक था वो फेसबुक का था। एंड गूगल है, ये प्रोजेक्ट लून गूगल का है। इसके अंदर वो क्या है कि हम जैसे कि हमने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था, तो उसमें सैटेलाइट्स भेजते थे। तो यहाँ पे क्या है, इसमें वो क्या है, गुब्बारे लगा देंगे, बैलून्स लगा देंगे। तो लो अर्थ एटमॉस्फेयर में, लो अर्थ ऑर्बिट में क्या है, ये लोग गुब्बारे लगा देखे हैं, ठीक है। फिर इन गुब्बारों से कनेक्ट करवाया जाएगा, बहुत सारे गुब्बारे लगा दिए जाएंगे। तो गुब्बारों से लो जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट था उसी तरह से ये कनेक्ट काम करेगा। ये गूगल का है, इसमें हीलियम बेस्ड गुब्बारे लगे होंगे। 20 किलोमीटर की हाइट पे इसको गुब्बारे को भेजा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में 20 किलोमीटर की हाइट पे, जहाँ से ये इंटरनेट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा चीप हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। तो हाउ इट कनेक्ट्स, तो इसमें देखो, ये देखो हाउ इट कनेक्ट्स, स्पेशलाइज इंटरनेट एंटीना लगी होगी ग्राउंड पे, दैट विल सेंड द सिग्नल टू द बलून। ग्राउंड पे जो एंटीना होगी वो बैलून को सिग्नल भेजेगी, बैलून सेंड द सिग्नल टू द नेबरिंग बैलून को भेजेगा, या आप दूसरे में भेजेंगे। तो फिर उससे जो है यूज़र है जो उसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सिग्नल रीचेज टू द ग्राउंड लेवल कनेक्टेड लोकल इंटरनेट, ठीक। दैन इंडिया गो क्या है, इंडिया गो किसकी है, ये एक चिप है जिसमें से इंडिया का जो डेटा सेव है, इंडिया का इंडिजीनियस चिप है, ये इंडिजीनियस चिप है। इसके अंदर जो जिनोमिक डेटा है हमारा, जिनोमिक डेटा ऑफ किसका, कैटल्स का है, वो इसमें सेव है। ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैटल चिप हो जाएगी इन वर्ल्ड। दैन इसमें इंडिजीनियस ब्रीड है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने इसने बनाई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद वाले बेस ने इसने इस चिप को बनाया है। तो ये हमारी जो वेराइटीज़ हैं, ये इसकी जो ब्रीड्स हैं वो दी हुई हैं। तो ओंगोले किस में मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है ओंगोले। दैन कंगायाम तमिलनाडु की ब्रीड है, कंगायाम गिर गुजरात की हो जाएगी, ठीक है। कांकरेज है वो गुजरात राजस्थान दोनों में पाई जाती है। थारपाकर हरियाणा में पाई जाती है, हरियाणा राजस्थान। साहिवाल है वो भी पंजाब की है, ठीक है। तो ये सारी ब्रीड्स हैं, पंजाब हरियाणा दोनों में पाई जाती है साहिवाल। तो ये सारी ब्रीड्स हैं। दैन एक फेक बस्टर ऐप बनाया गया है, किसके द्वारा, IIT रोपड़ ने इसको बनाया है, फेक बस्टर। तो नाम से क्या चलता है, फेक को बस्ट करने के लिए, तो यानी कि फेक न्यूज़ को बस्ट करेगा, फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो फेक बस्टर ऐप है वो किसको आइडेंटिफाई करेगा, डीप फ्लेक्स को आइडेंटिफाई करेगा।
डी फ्लैग्स। ठीक, डी फ्लैग क्या होता है? ये फेक वीडियोज़ होते हैं, फेक वीडियोज़ जिसमें से यदि मेरे को दिखा देगा, मेरे को किसी और बंदे के की तरह बोलते हुए दिखा देगा, किसी और को, जैसे कि मेरे को ट्रंप की तरह बोलते हुए दिखा देगा कि ट्रंप ने ये बोला था। वो लिप सिंकिंग का सब कुछ यूज़ करते हुए फेक बना के फेक वीडियो बनाए जाते हैं, इसमें फोर्ज किया जाते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है डीप फ्लैग से। तो फेक बस्टर एक ऐप है जो कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है, आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है, जो कि डीप फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करेगा। देन सुपर ऐप्स है, टाटा ग्रुप सुपर ऐप्स बना रहा था, एक ऐप में जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। एग्जाम्पल वीचेट था। पब्लिक की एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम देख चुके हैं। पब्लिक की कौन सी होती है? जो कि किसी के द्वारा यूज़ की जा सकती है, ओपन डोमेन में होती है। देन प्राइवेट की है, ये डिजिटली साइनिंग डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ की जाती है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स में इसका प्राइवेट की का यूज़ किया जाता है। पब्लिक की, प्राइवेट की, दैन हमने उसके अलावा भी देख लिया, क्या देखा था? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किसका यूज़ करता है? एंटेंगलमेंट का यूज़ करता है। दैन AI फॉर ऑल किसका इनिशिएटिव है? AI फॉर ऑल, इट इज़ इनिशिएटिव फॉर ऑफ इंटेल CBSE का, इंटेल प्लस CBSE का इनिशिएटिव है। उसके अंदर उन्होंने 4 घंटे का एक कोर्स बनाया है, 4 घंटे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबको ट्रेनिंग देने के लिए एक 4 घंटे का कोर्स बनाया है इन लोगों ने। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर AI इन इंडिया, 4 घंटे का एक कोर्स बनाया है जिसको अवेलेबल कराया है सभी को। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया था नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI इन, नीति आयोग ने लॉन्च की थी। दैन डेल्फी क्या है? डेल्फी क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो कि AI सिस्टम है, जो कि मोरल डिसीजन ले सके, मोरल डिसीजन या जजमेंट कर सके। तो इसको हमने ह्यूमन जैसा बनाने की कोशिश की गई है डेल्फी को। दैन GPS क्लॉक्स हैं। तो एटॉमिक क्लॉक्स होती है ना, एटॉमिक क्लॉक्स किस काम करती है? जो एटम की फ्रिक्वेंसी होती है उस पर काम करती है। जैसे कि CGM होता है, इसमें CGM एटम होता है, तो उसके चारों इलेक्ट्रॉन फ्ले होते हैं, जैसे कि 2s है, 2d है, ये सारे उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2d 2b ऑर्बिटल के अराउंड। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो इसमें एक दूसरे का वो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता रहता है अपर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल के बीच में। तो उसमें जो ट्रांजिशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका एटॉमिक क्लॉक्स में यूज़ किया जाता है, कितनी उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है, तो इससे जो एग्जैक्ट टाइम पता चलता है। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी? वो GPS क्लॉक को, सेटेलाइट्स में होती है, उसको एटॉमिक क्लॉक से रिप्लेस करेगी, ताकि ये ज़्यादा बेटर। GPS सिस्टम इज़ ए सैटेलाइट सिस्टम दैट यूजेज दी एटॉमिक क्लॉक। GPS सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है एटॉमिक क्लॉक्स का। तो अभी इंडियन रेलवेज़ हैं, वो प्रोवाइड करेगी GPS क्लॉक्स को, प्रोवाइड करेगी, एनालॉग मशीन्स को रिप्लेस करेगी टू कंट्रोल द ऑफिस। दैन अगला टॉपिक है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है। ट्यूनिस, ट्यूनिस एजेंडा किससे रिलेटेड है? ट्यूनिस एजेंडा इज रिलेटेड टू व्हाट? ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस, UN इंटरनेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, इंटरनेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो इसी तरह से वेब 3.0 भी गवर्नेंस से रिलेटेड है, ब्लॉकचेन बेस्ड है ये। दैन ये ट्यूनिस एजेंडा बनाया गया था UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के लिए। उसी के बेस्ट पे इंडिया ने अपना बनाया है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बनाया है, जो 2021 के अंदर हुआ था। फोरम वाज हेल्ड, ठीक, यहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं इंटरनेट गवर्नेंस को कैसे अच्छा बनाना है। RFID हम पढ़ चुके हैं। दैन डिजिटल इम्बोसिंग क्या होती है? ये एक क्या है? प्रिंटिंग की टेक्निक होती है। ये एक प्रिंटिंग टेक्निक है, प्रिंटिंग की, जिसके अंदर हाई क्वालिटी हम ब्रेले मैप बनाते हैं। ब्रेले मैप बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ब्रेले मैप कौन से होते हैं? जो अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जो ब्लाइंड्स को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो ब्रेले मैप होते हैं, यूज़ करते हैं। इसको कौन बना रहा है? डेवलप किया है नाटमो ने, डेवलप किया है नाटमो, नेशनल एटलास एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है नाटमो, उसने डेवलप किया है। देन साथी इनिशिएटिव है, ये किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो इसके अंदर ये फुल फॉर्म देखो, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प एंड इंस्टीट्यूट। तो वो टेक्निकल हेल्प देगा इसके अंदर, साथी के अंदर टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। किसको? स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप्स को टेक्निकल हेल्प दी जाएगी, अपना जो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको टेस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए। स्टार्टअप का जो प्रोडक्ट है उसको टेस्टिंग के लिए उनको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी साथी के अंदर। देन इवेंट बोर्ड क्या था? इवेंट बोर्ड एक बैंकिंग ट्रोजन था।
ब्लैक रॉक क्या था? इवेंट बोट है, वो बैंकिंग ट्रोजन है। ब्लैक रॉक क्या था? वो एंड्रॉयड का मालवेयर है। डाटा लेक प्रोजेक्ट किसका है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। ठीक। दैन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड नई जो सॉफ्टवेयर पॉलिसी आई है, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 के अंदर आई है, वो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के बारे में बात कर रही है। इसके अंदर 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। देन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, ये किसने रिलीज़ किया है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने रिलीज़ किया है। इंडिया की रैंक है वो 10th है। यूएस ने इसको टॉप किया है। इतनी बातें याद रखनी है। किसने रिलीज़ किया है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने रिलीज़ किया है। इंडिया की रैंक 10th है, यूएस की फर्स्ट है। इसके अंदर 5 जो है पैरामीटर्स ये इंक्लूड करते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में है तो लीगल तो होगा ही, साइबर सिक्योरिटी से है तो लीगल पैरामीटर्स हो गए। देन टेक्निकल होगा, साइबर है तो टेक्निकल पैरामीटर्स भी होगा। देन फिर उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री बिल्डिंग करनी पड़ेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन मेजर है, कोऑपरेशन है। दीज आर दी 5 पिलर्स जिस पे ये बेस्ड है। एक बार देख लो, याद हो तो ठीक है, नहीं तो इसको गेस किया जा सकता है। तो ये था हमारा आईसीटी का जो पोर्शन था वो पूरा हो गया है। अभी जो हमारे जो एक टॉपिक बचा हुआ है इंपॉर्टेंट, वो कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? वेब 3.0, या फिर इसको अलग से बनाते हैं। चलो हम इसको अलग से बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Ctrl+C+E